चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का है उसके बारे में अब हम लोग डिस्कशंस करेंगे, जो है हाइपरटेंशन। अभी ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसके काफ़ी सारे अंश आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी मिले होंगे, ठीक है। वहाँ पे भी आपने काफ़ी कुछ क्लासेस पढ़े होंगे जो हाइपरटेंशंस के साथ डील करते हैं। तो ऑल इन ऑल हम लोग समराइज़ करने का ट्राई करेंगे और सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे, तो जिससे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर इसके अंदर से अगर आपको लार्ज क्वेश्चन या फिर कोई शॉर्ट नोट्स पूछते हैं तो भी आपको पता चले। इवन वाइवा क्वेश्चंस भी हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के कि क्या है हाइपरटेंशन। ज़्यादा मैं आजू बाजू की चीज़ें नहीं डिस्कस करूँगा, टू द पॉइंट ही चीज़ में डिस्कशंस करूँगा कि हाइपरटेंशन क्या है। अभी देखिए कि जेएनसी के अनुसार हाइपरटेंशन का इस प्रकार से अभी क्लासिफिकेशन है, सिंपल रखते हैं कि नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम होना चाहिए। लेकिन जब भी वो 130 की रेंज में पहुंचता है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो तब थोड़ा हमें कॉशियस बनना चाहिए। और स्टेज 1 हाइपरटेंशन जब 130 टू 140 होता है और 80 टू 89, और 140 से ज़्यादा और 90 से ज़्यादा अगर होते हैं तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। ये गाइडलाइंस हैं, चेंज होती रहती है, बुक्स वाइज चेंज होती है, हर एक जो सोसाइटी है वो चेंज करती है। लेकिन मोटा मोटा 140 से ज़्यादा, अभी कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं इसमें 150 भी कुछ कहते हैं, ठीक है। तो अलग प्रकार की होती है, डिस्कशंस करेंगे, लेकिन जनरली 140 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है तो उसे हाइपरटेंशन का मेडिकेशन चालू करना ज़रूरी है। तो ब्लड प्रेशर जब भी 140-90 से ज़्यादा होता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। उसको ट्रीट करने के लिए वैसे तो हमारे पास कई सारी मेडिकेशंस हैं, लेकिन ये चार कॉमन ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस यूज़ होती हैं। एक ऐसी मेडिकेशंस की जो बॉडी में से सोडियम और वाटर को बाहर निकालती है, डिक्रीजेज ब्लड वॉल्यूम एंड सोडियम रिटेंशन, ये कम करती है। तो ऐसी मेडिकेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका नाम है डायूरेटिक मेडिकेशंस, ठीक है। फिर होती है सिंपैथोलाइटिक, जो सेंट्रल सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, जो स्ट्रेसफुल एक्टिविटी बढ़ाती है, उसे कम करने के लिए सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स हैं। फिर कुछ मेडिकेशंस हैं जो जो ब्लड वेसल्स का टोन जो बढ़ गया है उसको ये कम करती है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करती है, जिसे हम लोग वासोडाइलेटर्स बोलते हैं। एंड इवेंचुअली एक जो दूसरी रिफ्लेक्स सिस्टम बॉडी के अंदर चलती है, किडनी के अंदर, वो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसमें एंजियोटेंसिन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसे इनहिबिट करने वाली ड्रग्स हैं जो भी हाइपरटेंशन में अभी काफ़ी कॉमनली यूज़ की जाती है। तो हर एक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। डायूरेटिक के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में लेक्चर बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारे CVS वाले सेक्शंस में। फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए कि जो सोडियम आयन होते हैं, ये सोडियम आयन बहुत ही जो है मेन रोल प्ले करते हैं किसमें, स्टिफनेस ऑफ द ब्लड वेसल्स में, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स हैं उसको ये जो सोडियम आयन है बहुत ही स्टिफ बना देते हैं। इससे क्या होता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए ऑलवेज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पहला मेजर, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर स्टार्ट करना होता है वो है सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट। पेशेंट को बोलना होता है कि आप हो सके उतना सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट कीजिए, जितना भी आप सॉल्ट इंटेक करते थे उससे एटलीस्ट हाफ इंटेक कर दीजिए, तो भी आपके जो ब्लड प्रेशर में काफ़ी फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए जो डायूरेटिक्स हैं ये क्या करती है कि सोडियम का लेवल बॉडी में कम करती है, सोडियम का रिटेंशन कम करती है और वाटर का भी लॉस करती है। तो जिससे क्या होता है कि इवेंचुअली जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होता है। तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होने की वजह से इवेंचुअली कार्डियक आउटपुट भी कम होता है। और हमें पता ही है कि ब्लड प्रेशर दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एक होता है कार्डियक आउटपुट के ऊपर और दूसरा होता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड है, इवन कार्डियक आउटपुट भी है। तो ऐसी मेडिकेशंस जो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करे या ऐसी मेडिकेशंस जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करे, दोनों ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स हैं, ठीक है। सो लेटर ऑन क्या होता है कि धीरे धीरे ये इनिशियली सोडियम और वाटर लॉस करती है ये डायूरेटिक मेडिकेशंस, और जिससे कार्डियक आउटपुट कम होता है। लेकिन रिफ्लेक्स सिस्टम भी बॉडी में चलती है, वो भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखिए, पहले 120 था तो बॉडी सेंस कर रही थी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ये सडन नहीं बढ़ा है, ये धीरे धीरे बढ़ा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बढ़ के अब 140 हो गया है। दैट मीन्स कि अब बॉडी ने ऐसा मान लिया है कि ये 140 ही हमारा नॉर्मल प्रेशर है।
तो जब भी आप 140 प्रेशर के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेंगे ड्रग से, मोस्टली हम लोग कम ही करेंगे, तो सडनली अगर चेंज हो गया, 140 से डाउन हो गया, तो बॉडी किसी भी प्रकार से उसे फिर से 140 लाने का ट्राई करेगी, ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये नॉर्मल नहीं है, उसको तो ऐसा है कि यही नॉर्मल है क्योंकि ये ग्रेजुअली हुआ है। तो इसीलिए रिफ्लेक्स एक्टिविटी को भी कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो धीरे धीरे कार्डियक आउटपुट फिर से वापस आ जाता है, और सोडियम का रिटेंशन है धीरे धीरे कम होता रहता है, इसीलिए सोडियम डेफिसिट होता है, जिससे इवेंचुअली टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होता है। तो इनिशियली ब्लड वॉल्यूम कम होता है डायूरेटिक इफेक्ट से, बट इवेंचुअली सोडियम रिटेन ना होने की वजह से जो वॉल है उसकी स्टिफनेस कम होती है। इस प्रकार से ये डायूरेटिक्स काम करते हैं। अभी डायूरेटिक्स में भी हमें पता है कि काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। एक होते हैं फोर्स डायूरेटिक्स, ठीक है, तो फ्यूरोसेमाइड जैसी ड्रग्स हो गई, तो वो एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए यूज़फुल है। एक्यूटली हमें ब्लड वॉल्यूम कम करना है या फिर सडनली हमें वीनस डायलिटेशंस करता है, वो ज़्यादा काम करता है सडन सिचुएशंस जैसे पल्मोनरी ईडीमा जैसी सिचुएशन हो गई या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, तो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर क्रोनिकली लंबे टाइम के लिए हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट देनी है और इफ़ेक्टिवली सोडियम रिटेंशन कम करना है, तो सबसे इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं और ये थायजाइड। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो एडवांटेज है वो है उसकी कॉस्ट। ये बहुत ही चीप मेडिकेशंस है, तो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस है, इसका कॉस्ट बहुत ही लो है। तो इसलिए एल्डरली अगर पेशेंट्स हैं, कम कॉस्ट में उसको हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट देनी है और इफ़ेक्टिव मेडिकेशन देनी है, तो थायजाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए इसे ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट लाइन ड्रग हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती है। लो डोज से शुरू करनी होती है, धीरे धीरे डोज बढ़ा सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी होती है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल, स्पेशली पोटेशियम्स के लेवल के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डायूरेटिक्स क्या करते हैं कि सोडियम के साथ साथ और भी इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस करते हैं। तो वो और थोड़ा ड्रग इंटरेक्शंस, क्योंकि दूसरी भी दवा चल रही होगी कोई पेशेंट को, तो वो हमें चेक करते रहना है। तो कुछ स्पेसिफिक डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, और उनमें से एक है इंडापामाइड। इंडापामाइड एक एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे भी डायूरेटिक काम करती है, लेकिन इसमें एक डायरेक्ट वाजोडाइलेटरी एक्शन है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट एंटी हाइपरटेंसिव की तरह काम करती है। तो एक यूनिक चीज़ है जो कई बार आपको एमसीक्यू के तौर में पूछी जा सकती है। दूसरी एक एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो थायजाइड्स के साथ जुड़ी मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, जैसे पोटेशियम का लेवल कम होना, हाइपर यूरिसीमिया जिससे गाउट में नहीं दे सकते हम लोग थायजाइड डायूरेटिक्स, या फिर डायबिटीज़ वाले पेशेंट को नहीं दे सकते, तो वो चीज़ें इसमें कम है। और कैन बी यूज एज एन एंटी हाइपरटेंसिव इन डायबिटिक पेशेंट्स की, जहाँ पे दूसरी थायजाइड हम लोग नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी इंडापामाइड दे सकते हैं, और उसकी एक एडिशनल वाजोडाइलेटरी एक्शन भी है। लूप डायबिटिक्स की बात करें तो ये, जैसे हमने बात की कि CHF में ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे सीवियर हाइपरटेंशन है या फिर रीनल डिसफंक्शन है, तो उस केसेस में लूप डायबिटिक्स का रोल ज़्यादा है। एज अ रेगुलर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, एक्यूट सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए यूज़फुल होती है लूप डायूरेटिक्स। इसमें क्या होता है कि ये प्री लोड रिडक्शन करती है, जैसे एक्यूट सिचुएशन में हम लोग देते हैं CHF में, तो ये वीनस डायलिटेशन करके काम करती है। एक इंडाक्रीनॉन करके भी डायूरेटिक्स हैं, वो इंडापामाइड अलग थी, ये इंडाक्रीनॉन है, जो भी गाउट वाले पेशेंट्स में यूज़ की जा सकती है। ये यूरिक एसिड का जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है नेफ्रॉन में से, ये कम करता है। जैसे हमें पता ही है कि अदर डायूरेटिक्स हैं जो गाउट वाले पेशेंट में नहीं दे सकते, ये दे सकते हैं। फिर आते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के बारे में, जिसमें अमीलोराइड, ट्रायमटेनिन, स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्लेरेनॉन है। ये कॉम्बिनेशन में यूजुअली थायजाइड्स के साथ यूज़ की जाती है। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को जैसे हमने बात की कि थायजाइड डायूरेटिक्स अच्छे से प्रिस्क्राइब किए जाते हैं लो कॉस्ट थेरेपी, तो अगर उनसे जुड़ा हाइपोकलेमिया होता है तो उनसे रोकने के लिए पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक भी ऐड की जाती है। तो इससे क्या होता है कि दो डायूरेटिक्स कंबाइन होती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है, और इससे थायजाइड से जुड़ी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, स्पेशली हाइपोकलेमिया, वो इससे रिस्क कम होता है। अब दूसरे एक बड़े ग्रुप के बारे में बात करते हैं, डायूरेटिक के बारे में। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल में सभी जो डायूरेटिक ग्रुप्स हैं उनकी जो ड्रग्स हैं उसको डिटेल में डिस्कशंस किया है। यहाँ पे हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव डिस्कस कर रहे हैं, तो किस प्रकार से कौन सी डायूरेटिक्स काम करती है वो हम लोग ब्रीफ में देखेंगे।
सिंपैथोलाइटिक्स भी हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में अच्छे से देख चुके हैं ईएनएस वाले चैप्टर में जहाँ पे अलग अलग लेवल पे सिंपैथोलाइटिक्स काम करती है। एक सिंपैथेटिक टोन होता है, वो सिंपैथेटिक टोन हम लोग अलग अलग वे से कट ऑफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स आते हैं उसमें गैंग्लियॉन्स होते हैं, तो वो गैंग्लियॉन में भी न्यूरोनल रिसेप्टर्स होते हैं जिसे एन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो उनको ब्लॉक करने वाले हमारे पास गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स होते हैं जैसे ट्राइमिथाफान और हेक्सामिथोनियम। फिर उससे आगे बढ़े तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की बात करें जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। तो ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन का पूरा सिंथेसिस प्रोसेस होता है, जैसे टायरोसिन का अपटेक होना, फिर टायरोसिन अंदर जाके डोपा में कन्वर्ट होना, फिर डोपामीन में कन्वर्ट होना। तो एक पूरा प्रोसेस है जहाँ से इवेंचुअली नॉरएपिनेफ्रिन बनता है और वेसिकल के अंदर स्टोर होता है। तो ये जो टायरोसिन का अपटेक इनिबिशंस करता है वो मेटाइरोसिन नामक ड्रग करती है, तो वो भी सिंपैथोलाइटिक के तौर पे काम करती है। फिर होता है एक रेसरपिन, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो अपटेक है उसे कम करती है। फिर एक होती है ग्वानिथिडीन, ये ग्वानिथिडीन जो है जो रिलीज़ होता है नॉरएपिनेफ्रिन का वो इनहिबिट करवाती है। अब नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ होने के बाद वो अपने जो रिसेप्टर्स हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जैसे अल्फ़ा रिसेप्टर्स हो गए और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है। तो अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं, काफ़ी सारी ड्रग्स हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव, उसमें से एक एग्जांपल दिया गया है दैट इज़ प्राजोसिन। और दूसरी बीटा ब्लॉकिंग मेडिकेशंस है जिसे बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, कि एग्जांपल मेटाप्रोलोल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है। और अल्फा 2 एगोनिस्ट भी है। अल्फा 2 प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनका स्टिमुलेशन करने से जो नॉरएपिनेफ्रिन का सिंथेसिस एंड रिलीज प्रोसेस है वो कम होता है, तो उसे स्टिमुलेट करने वाली मेडिकेशंस दी जाती है जैसे क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। तो ऑल एंड ऑल ये कुछ मेडिकेशंस हैं जिसके एग्जांपल्स हैं जो एज अ सिंपैथोलाइटिक काम करती है। वैसे रूटीन में इसका यूज़ बहुत ही कम किया जाता है ये ग्रुप के मेडिकेशंस का। ये ग्रुप की मेडिकेशंस का यूज़ इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसके साथ रिफ्लेक्स एक्टिविटी बहुत जुड़ी हुई होती है। तो ब्लड प्रेशर तो फॉल करता है लेकिन सस्टेन नहीं कर सकते। प्लस ये क्लोनिडीन जैसी ड्रग के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई होती है कि इसे कंटिन्यूस लेना होता है। अगर ब्रेक कर देते हैं तो रिसेप्टर सुपर सेंसिटिविटी होने की वजह से रीबाउंड हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से ये ड्रग्स का जो यूज़ है वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही रखा गया है। तो जैसे हम बात करते हैं क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा की, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट है जहाँ पे अल्फ़ा मिथाइल डोपा एक प्रो ड्रग है। ये जो ड्रग्स हैं क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा वो सीएनएस को अच्छे से पेनिट्रेट करती है, ब्रेन को अच्छे से ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट करती है, तो इसीलिए इसके साथ सीडेशन काफ़ी जुड़ा हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे हमने बात की कि इसमें पूछते हैं कई बार कि सडन डिसकंटिन्यू, अगर क्लोनिडीन का सडन डिसकंटिन्यूएशन करते हैं तो रिसेप्टर हाइपर सेंसिटिविटी, लॉन्ग टर्म रिसेप्टर हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं और जिसकी वजह से रीबाउंड हाइपरटेंशन भी हो सकता है। फिर उस सिचुएशन में फिर आपको अल्फ़ा ब्लॉकिंग ड्रग्स से चलाना पड़ता है। जैसे हमने बात की कि ये ड्रग्स इमरजेंसी सिचुएशंस में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ट्रैवलिंग जॉब जैसी सिचुएशन में या फिर नॉर्मल भी हम लोग कई बार भूल जाते हैं, तो इसीलिए इस ड्रग्स का यूज़ बहुत लिमिटेड या फिर ना बराबर किया जाता है अभी। मिथाइल डोपा जिसके साथ एमसीक्यू के तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हमने लिखी है कि हिमोलाइटिक एनीमिया एज एन एडीआर होता है जो बहुत स्पेसिफिक है। मिथाइल डोपा प्रेगनेंसी में सेफ़ है जहाँ पे अल्फ़ा मिथाइल डोपा प्रीफर किया जाता है, फिर भी लोग लेबेटालॉल को ज़्यादा यूज़ करते हैं सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की तरफ देखें तो इसीलिए मिथाइल डोपा वैसे आपको पूछे जाए तो प्रेगनेंसी में सेफर ड्रग्स हैं, इससे हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। क्लोनिडीन है आईवी रूट से दिया जाता है। क्लोनिडीन देने से कई बार पूछते हैं कि क्यों इनिशियली राइज होता है ब्लड प्रेशर, तो इसमें क्या सिचुएशन है कि इनिशियली ब्लड प्रेशर राइज होता है फॉलोड बाय लंबे समय तक फिर फॉल होता है। जो इनिशियल राइज होता है वो क्यों होता है कि कुछ पोस्ट साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स भी होते हैं। हमने यूजुअली देखा कि जो प्री साइनेप्टिक है वहाँ पे ही अल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं, कई बार पोस्ट साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। उनका एक्टिवेशन होने से इनिशियली वाजोकंस्ट्रिक्शन से बीपी राइज होता है। अगर ओरल डोज दिया जाए तो धीरे धीरे अब्जॉर्ब होता है और धीरे धीरे उसकी एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिलती हैं। फिर क्लोनिडीन का ही भाई है, उसमें से ही बनी कुछ दवाइयाँ हैं जिसे कंजीनर्स कहते हैं, जिसे मोक्सोनिडीन और रिल्मेनिडीन जैसी कुछ मेडिकेशंस है जिसकी लॉन्गर हाफ लाइफ है और सिलेक्टिविटी ज़्यादा है। अभी
कुछ ऐसा पाया गया है कि क्लोनिडीन और अल्फा मिथाइल डोपा है उनके कुछ नए टारगेट्स हैं जिसे कहते हैं इमिडाजोलिन रिसेप्टर्स। तो ये इमिडाजोलिन रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं और वो सिलेक्टिवली अल्फा 2 रिसेप्टर्स की एक्टिविटी जो है वो मॉड्यूलेट करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग जानते ही हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, जिसमें सिलेक्टिव बीटा रिसेप्टर्स होते हैं जो फिर नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स होते हैं। सिलेक्टिव का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके साथ कुछ अल्फ़ा ब्लॉकिंग एक्टिविटी वाले भी बीटा ब्लॉकर्स हैं या फिर एडिशनल एक्टिविटी वाले भी बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। अटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल एक प्रोटोटाइप बीटा ब्लॉकर्स हैं जो नॉन सिलेक्टिव है। ये क्या करते हैं, सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है बेसिकली कि जो सिंपैथेटिक ड्राइव है वो कम हो जाती है। कोई बार आपको पूछते हैं कि कैसे बीटा ब्लॉकर्स एंटी हाइपरटेंसिव एक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्चुअली जो बीटा ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन प्रोड्यूस करते हैं उसमें एक तो रीज़न है कि ये सिंपैथेटिक ड्राइव ऊपर से कम करते हैं। दूसरा ये रीज़न है, जैसे हमें पता ही है कि बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, एक होते हैं हार्ट में और दूसरे होते हैं किडनी के अंदर। हार्ट के अंदर ये हार्ट रेट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बीटा ब्लॉकिंग करने से जो हार्ट रेट है वो कम होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है और जो रेनिन रिलीज है वो भी कम होता है। तो इवेंचुअली जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो भी कंट्रोल करती है। तो ये इसकी भी एंटी हाइपरटेंसिव एक्शंस क्रिएट करती है। और थर्ड एक्शन ये भी है कि अगर लॉन्गर टाइम तक ये बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स देते हैं तो धीरे 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 ये जो वॉल स्टिफनेस है वो कम होने लगती है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बीटा ब्लॉकर्स काम करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हमें पता ही है कि एक जो सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स सिस्टम जो होती है उसे कट ऑफ करते हैं। तो कई बार डायूरेटिक के साथ ये ऐड करने से, जब भी डायूरेटिक देते हैं तो डायूरेटिक क्या करता है कि रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक एक्टिविटी कई बार बढ़ाने लगता है ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से। तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी ड्राइव हमें कम करनी है तो हम लोग उस टाइम पे साथ में बीटा ब्लॉकर का यूज़ भी कर सकते हैं। फिर होते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर। जैसे हमने बात की कि एनएन टाइप ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, सभी प्रकार के सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक सभी में ये गैंग्लियन ब्लॉकर काम करते हैं और इससे इवेंचुअली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कम होता है। पर कुछ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया भी ब्लॉकेज होने से पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी कट ऑफ होता है और जिससे एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स देखने को मिलती है ऐसी ड्रग्स से। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स हमें पता ही है कि ड्राइनेस ऑफ माउथ होना, यूरिन रिटेंशन होना, कंस्टिपेशन होना, तो टेम्परेचर का बढ़ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स से होती है। तो इसलिए ये ड्रग्स का यूज़ इमरजेंसी सिचुएशंस में और बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन, इंट्रा ऑपरेटिव कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो उस टाइम के लिए ही रखा है कि जहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर के ऊपर कंट्रोल रखना है। ये नॉर्मल रूटीन क्रोनिक ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज़ किए जाते, जिसमें हेक्सामिथोनियम और ट्राइमेथाफान का यूज़ होता है। ये एज एन एंटीडोट ऑफ निकोटिन पॉइजन भी यूज़ होते हैं हेक्सामिथोनियम गैंग्लियन ब्लॉकर। जैसे हमने बात की कि ट्राइमिथाफैन यूज़ करते हैं विथ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड स्लो आईवी इन्फ्यूजन के तौर पे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे हो गया एओटिक डिसेक्शंस। एक दूसरा गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग है जिसका नाम है मेकामेलामीन। तो ये मेकामेलामीन है, उसका बहुत स्पेसिफिक यूज़ है। ये स्मोकिंग सिजेशंस के लिए यूज़ किया जाता है और कई बार ये एमसीक्यू में चीज़ आपको पूछते हैं कि स्मोकिंग सिजेशंस के लिए कौन सा गैंग्लियन ब्लॉकर यूज़ किया जाता है, वो है मेकामेलामीन। अब है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो दूसरे प्री साइनेप्टिकली जो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल है उसे वो मैनेज करते हैं और किसी भी तरह से उनका रिलीज़ कम करते हैं। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है उसे कम कर देते हैं, उसे या तो डिप्लीट कर देते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है रेजरपिन। तो रेजरपिन जैसे हमने देखा आगे कि जो वेसिकल में नॉरएपिनेफ्रिन का जो अपटेक है वो बंद कर देते हैं और जिसकी वजह से जो बचा हुआ नॉरएपिनेफ्रिन है वो एंजाइमेटिक एक्शन से टूट जाता है और जिससे क्या होता है कि इवेंचुअली जो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल है वो कम होने लगता है। लेकिन ऐसा माना गया है कि रेजरपिन जैसी मेडिकेशन से दूसरे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सीरोटोनिन का लेवल भी कम हो जाता है और जिसकी वजह से सीवियर डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी जैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस देखे गए हैं। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है और कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में पूछते हैं कि रेजरपिन जैसी ड्रग से सुसाइडल टेंडेंसीज होती है। ग्वानिथिलीन एंड ब्रेटिलियम उसी क्लास में है कि ये जो सिंपैथेटिक साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जाती है ये ड्रग्स
और डिस्प्लेस करती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो डिस्प्ले बाहर निकालती है और वो एंजाइमेटिक एक्शन से न्यूरोट्रांसमीटर ख़त्म हो जाते हैं। तो इवेंचुअली काम क्या है कि इवेंचुअली काम तो इसका वही है कि न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम करना, लेकिन ये अलग तरीके से काम करते हैं। साइनेप्स के बाहर निकाल दे, सॉरी साइनेप्स नहीं, वेसिकल्स के बाहर निकाल देते हैं, ये जो प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं उससे बाहर निकाल देते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे एंजाइमेटिक एक्शन से ये टूट जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ओरली दी जाते हैं और इससे देने से पोस्चुरल हाइपोटेंशन जैसी एडीआर भी हो सकती है। अब आते हैं हम लोग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स के ऊपर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग काफ़ी है, हमें पता ही है कि अल्फ़ा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, तो पूरे अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉक और बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक चीज़ हम लोग देखते हैं। तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स हमें पता ही हैं, जिसमें फेनोक्साबेंजामिन, फेंटोलेमाइन और टोलाजोलिन जैसे अल्फ़ा ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं। ये नॉन सिलेक्टिव होते हैं, जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं, जिसमें फिनोक्साबेंजामिन है और फेंटोलेमाइन है। फिनोक्साबेंजामिन हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज़ होता है, स्पेशली एसोसिएटेड विद फियोक्रोमोसाइटोमा, हमें ऑलरेडी पता है। फेंटोलेमाइन और टोलाजोलिन है, वो भी इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ होता है, जैसे हो गया क्लोनिडिन विड्रॉवल या तो फिर चीज़ रिएक्शंस। इससे क्या होता है बेसिकली कि टैकीकार्डिया ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं, तो इसीलिए टैकीकार्डिया इससे ज़्यादा होता है। वो टैकीकार्डिया आपको सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। सो प्री साइनेप्टिक जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है ये इनको ब्लॉक करते हैं, तो थोड़ा नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, वो बीटा 1 की स्टिमुलेशन करके टैकीकार्डिया करवाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो टैकीकार्डिया है वो अल्फ़ा 2 एक्शन से हैं, तो वो कट ऑफ करने के लिए फिर सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स बनाए गए हैं, जिसमें इस प्रकार का टैकीकार्डिया कम देखने को मिला है, जिसमें प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन जैसी कुछ ड्रग्स से आप अवेयर हैं, जिसमें जैसे बताया कि टैकीकार्डिया कम होता है। तो ये हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट्स में तो बेनिफिट है। साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये BHP के पेशेंट्स को फ़ायदा करते हैं, दैट इज़ बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर होता है उसको ये रिलीज़ करते हैं, उसको ये रिलैक्स करते हैं, तो जिससे ईजीली जो BHP वाले पेशेंट्स हैं वो यूरिन पास आउट कर सकते हैं। ऑल्दो BHP की जो पैथोलॉजी है उसके साथ कोई उसका लेना देना नहीं है, जस्ट BHP वाले पेशेंट में सिम्टोमेटिक रिलीफ करते हैं। लेकिन इससे जो याद रखना है, प्राजोसिन जो भी पेशेंट लेता है उसे कहना है कि फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन ले, तुरंत दवा लेने के बाद खड़े ना हो, अदरवाइज हाइपोटेंशन हो सकता है, ठीक है। दूसरी एक बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं या फिर हाइपरलिपिडीमिया वाले पेशेंट्स हैं, तो उनमें ये अच्छे से यूज़ किए जाते हैं, सेफली यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इससे कोई ग्लूकोज लेवल चेंज नहीं होता, ना तो लिपिड लेवल चेंज होता है। इवन गाउट वाले पेशेंट्स में भी, तो अगर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस है उसमें ये अच्छी ड्रग्स हैं। अब आप मुझे बताइए हमारे आगे के नॉलेज से कि कौन सी ड्रग्स मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस में नहीं देनी चाहिए एज एन एंटी हाइपरटेंसिव। तो अगर मैं बात करूँ तो बीटा ब्लॉकर्स हम लोग देखेंगे, तो अगर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हैं तो ये ना दे, और इसीलिए एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग बीटा ब्लॉकर्स को अब निकाल दिया गया है। और दूसरी जो ड्रग्स हैं वो है डायूरेटिक, स्पेशली थायजाइड डायूरेटिक ड्रग्स, तो ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में नहीं देने चाहिए, एक एक्सेप्शन है इंडापामाइड। फिर आते हैं बीटा ब्लॉकर्स, जो जैसे हमने बात की कि कैसे काम करते हैं। ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं कार्डियक आउटपुट कम करते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके रेनिन रिलीज बंद करते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स को किडनी में ब्लॉक करके सेंट्रल सिंपैथेटिक लाइटिक आउटफ्लो कम करते हैं। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो प्रोप्रेनोलॉल है, वो जो प्रोटोटाइप ड्रग है, वो ब्रेन के अंदर जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसे पेनिट्रेट करती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होती है और सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो कट ऑफ करती है। इसी की वजह से ये जो प्रोप्रेनोलॉल है एडिशनल कहाँ पे यूज़ की जाती है, एडिशनल यूज़ की जाती है परफॉर्मेंस इंड्यूस एंग्जाइटी। अगर एंग्जाइटी होती है तो ऐसे पेशेंट्स में ये प्रोप्रेनोलॉल इसी वजह से यूज़ की जाती है। दूसरी भी एक महत्वपूर्ण चीज़ देखी गई है कि ये जो प्रोस्टासाइक्लिन्स के जो लेवल है उससे भी वैस्कुलर बेड्स में बढ़ाती है, स्पेशली किडनी के अंदर, और जिससे भी वाजोडाइलेशन होने में बेनिफिट मिलता है। तो इस प्रकार से बीटा ब्लॉकर्स अपनी एंटी हाइपरटेंसिव एक्शंस क्रिएट करते हैं। फिर कुछ बीटा ब्लॉकर्स के साथ जैसे हमने बात की थी कि एडिशनल एक्टिविटी भी होती है, तो एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी होती है, जैसे हो गए लेबेटालॉल और कार्वेडिलॉल। लेबेटालॉल बहुत ही कॉमन यूज़ करने वाली दवाई है क्रोनिक हाइपरटेंशन के लिए, एक्यूट इमरजेंसी के लिए, या फिर कोई स्पेशल सिचुएशन जैसे कि हो गई प्रेगनेंसी के लिए।
तो हाइपरटेंशन इन फियोक्रोमोसाइटोमा है, एक्यूट सिचुएशंस हैं उसमें यूज़ की जाती है। कार्वेडिलॉल कई बार पूछ रहे हैं एमसीक्यू के तौर पे, क्योंकि इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो बहुत ही कम एंटी हाइपरटेंसिव में पाई गई है, वो है एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइटोजेनिक प्रॉपर्टी। तो इसकी वजह से जो कार्डियक सेल्स हैं उसको ये बेनिफिट करती है, इसलिए CHF वाले पेशेंट्स में ये यूज़फुल है। तो ये हो गया हमारा दूसरा जो बड़ा ग्रुप, दैट इज सिंपैथोलाइटिक्स। चलिए तो समझते हैं अब एक और एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप के बारे में, और जो है वेजोडाइलेटर्स। अभी जो वेजोडाइलेटेशंस होता है वो मेनली कैसे होता है कि जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी जो स्मूथ मसल्स होते हैं, वो स्मूथ मसल्स किसी भी तरह से रिलैक्स हों तो इवेंचुअली वाजोडाइलेटेशंस होता है। ठीक है, तो रिलैक्सेशंस करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं और उसके ऊपर से अलग अलग ड्रग्स हैं। तो एक ऐसी ड्रग्स की जहाँ पे पोटेशियम चैनल को ओपन करके काम करती है, तो उससे भी रिलैक्सेशंस होता है। फिर होता है नाइट्रस ऑक्साइड रिलीजिंग ड्रग्स। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ करती है वो इवेंचुअली साइक्लिक GM का लेवल बढ़ाती है एंड उससे रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स होता है। फिर होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग्स। जैसे हमने देखा था कि एक प्रकार की जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, स्पेशली डाईहाइड्रोपिरिडीन जिसे कहा जाता है, वो जो स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पे कैल्शियम चैनल्स को बंद करती है, जिससे इवेंचुअली रिलैक्सेशन होता है। और फिर है एगोनिस्ट ऑफ डोपामिन रिसेप्टर्स। डोपामिन रिसेप्टर्स जो पेरिफेरी में होते हैं उसे एगोनिस्टिकली एक्शन करने से, स्पेशली जो रीनल वैस्कुलेचर होता है वहाँ पे रिलैक्सेशन अचीव किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वाजोडाइलेशंस में एक महत्वपूर्ण याद रखना ज़रूरी है कि जब भी क्विक वाजोडाइलेशन होगा, जब भी क्विक टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस नीचे गिरेगा तो BP फॉल होगा, और जब भी क्विकली BP फॉल होगा तो रिफ्लेक्स सिस्टम बॉडी में एक्टिवेट हो जाती है। एक तो है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स सिस्टम और एक है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स सिस्टम एक्टिवेट होकर किसी भी तरह से सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी करेगा, बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगा और उससे इवेंचुअली हार्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है, सो वो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी ज़रूरी है कि जब भी हम लोग क्विक BP को फॉल करते हैं तो देयर आर चांसेस कि रिफ्लेक्सली हार्ट रेट बढ़े, जिसे रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया कहा जाता है। और दूसरी जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होती है उससे हमें पता है कि रेनिन का रिलीज़ होकर, अल्डोस्टेरोन का रिलीज़ होकर वाटर रिटेंशन होता है, सोडियम रिटेंशन होता है, तो फ्लूइड रिटेंशंस हो सकता है। सो इसीलिए ये जो रिफ्लेक्स सिस्टम है उसको अगर आपको कट ऑफ करना है तो क्या ऑप्शन है आपके पास? आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि ये जो वाजोडाइलेटरी मेडिकेशंस है उसमें ऐसी मेडिकेशंस जो धीरे धीरे वाजोडाइलेशंस करे, ग्रेजुअल वाजोडाइलेशंस करे, क्विकली फॉल BP ना करे। तो एक ये है कि एक सस्टेन रिलीज प्रिपरेशंस दे या ऐसी ड्रग्स दे जो क्विक ब्लड प्रेशर फॉल ना करे। और दूसरी है हमारे पास ऑप्शन है कि ये जो अगर आप क्विक BP फॉल कर रहे हैं तो उससे फिर आपको ये जो दोनों रिफ्लेक्स एक्टिविटी है उसको भी ब्लॉक करने वाली मेडिकेशन देना पड़ेगा। वाजोडाइलेशन से जैसे हमें पता था कि क्विक BP फॉल होता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है, तो उसके साथ एसोसिएटेड होता है पाल्पिटेशन जैसे सिम्टम्स। वाजोडाइलेशन से हेडेक होता है, फ्लशिंग होता है। तो जो क्विक वाजोडाइलेटरी मेडिकेशन है उससे ये सब साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कॉमन है। अब देखते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर्स। जो पहले वाजोडाइलेटरी ग्रुप्स हैं जिसमें हाइड्रोलेजिन, मिनॉक्सिडिल और डायजॉक्साइड जैसी ग्रुप्स का, जैसी ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे बताया कि ये मेनली जो डायलेट करती हैं आर्टेरियल्स को, सो आर्टरीज को डायलेट करने के लिए, जो आफ्टर लोड स्पेसिफिकली कम करने के लिए ये ड्रग का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोलेजिन इसके अलावा भी एक एक्शन करता है जो बहुत स्पेसिफिक है, वो नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज़ करवाता है। मिनॉक्सिडिल और हाइड्रोलाजिन है जो ओरली दी जाती है, सीवियर हाइपरटेंसिव कंडीशंस में दी जाती है। डायजॉक्साइड भी ऐसी मेडिकेशंस है जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में IV इंजेक्शंस के थ्रू यूज़ होती है। सो हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल ओरल यूज़ की जाती है, डायजॉक्साइड है IV यूज़ की जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं, हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोलाजिन ऐसी ड्रग्स हैं जिसका मेटाबॉलिज्म एसिटाइलेशन से होता है
और कौन सी ड्रग्स हैं जिनका एसिटाइलेशन से मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत ही स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, ठीक है। तो आप शिप से याद रखिए, सल्फा ड्रग्स होते हैं, सल्फोनामाइड्स होते हैं, हाइड्रोलाजीन होता है, आइसोनियाजाइड होता है और प्रोकेनामाइड होता है। तो ये जो ड्रग्स हैं इनका एसिटाइलेशन से मेटाबॉलिज्म होता है, और जिन ड्रग का एसिटाइलेशन से मेटाबॉलिज्म होता है उन ड्रग से बेसिकली SLE होने के चांसेस रहते हैं, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटस, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शंस कॉमन है, तो ये चीज़ आप याद रखें, SLE इंड्यूस्ड इरिथमेटोसिस होता है। मिनॉक्सिडिल हमें पता ही है कि एक प्रकार की एक प्रो ड्रग है जो लीवर में जाती है और मिनॉक्सिडिल सल्फेट बनती है। मिनॉक्सिडिल इवन रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स में भी यूज़फुल है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिनॉक्सिडिल के बारे में है, जिसका यूज़ ज़्यादा होता है, मिनॉक्सिडिल वैसे पोटेशियम चैनल ओपनर है, ब्लड प्रेशर कम कर दिए, लेकिन उसका यूज़ ज़्यादा होता है, ये इस इंडिकेशन के लिए है, क्या है, इट कॉजेस एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, ठीक है। तो ये एक एज एन ADR पाया गया था, ADR पाया गया था कि भाई इससे फीमेल में एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होते हैं, जिसे हम लोग हर्सोटिज्म कहते हैं। लेकिन अब इसका एक पॉजिटिवली यूज़ किया गया है मेल पेटेंट बाल्डनेस में, जिसको बाल्डनेस है, एलोपेशिया है, तो हेयर बढ़ाने की क्रीम के रूप में, हेयर बढ़ाने की ड्रग के रूप में मिनॉक्सिडिल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और मिनॉक्सिडिल ज़्यादा फेमस है। तो इस प्रकार से मिनॉक्सिडिल की क्रीम आती है, मिनॉक्सिडिल की टॉपिकल प्रिपरेशंस आती हैं, जो बाल्डनेस वाले एरिया में रब की जाए तो धीरे धीरे हेयर ग्रोथ बढ़ा सकते हैं विथ अदर मेजर्स। तो इसका अब ज़्यादा यूज़ होता है। डाइज़ोक्साइड जैसे हमें पता है कि IV इन्फ्यूजन के तौर पे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी सिचुएशंस में दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कुछ प्रॉपर्टी है। ये एक थायजाइड डेरिवेटिव है, ठीक है, और इससे हाइपर यूरिसीमिया होता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ इसमें होता है कि ये जो बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज है, उसमें से इंसुलिन का जो रिलीज़ है वो इनहिबिट करती है, तो इंसुलिन का रिलीज़ इनहिबिट करती है। तो जब भी इंसुलिनोमास जैसी सिचुएशन होती है जिसमें हाइपर इंसुलिन रिलीज़ होता है, तो उस सिचुएशंस में भी उसे कट ऑफ करने के लिए डायज़ोक्साइड एज अ मेडिकेशन यूज़फुल है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि डायज़ोक्साइड इज़ यूज़फुल इन इंसुलिनोमास। अब बात करते हैं जो ड्रग नाइट्रस ऑक्साइड के थ्रू काम करती हैं, तो उसमें जो क्लासिकल है हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, हाइड्रोलाजीन, और दूसरी क्लासिकल ड्रग है दैट इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज़ करवाती हैं ये ड्रग एंडोथीलियम के अंदर से, जिससे इवेंचुअली साइक्लिक जीवानियल साइक्लेज सिमुलेट होता है, साइक्लिक GMP का लेवल बढ़ता है, और इवेंचुअली इससे होता है वाजोडाइलेटेशंस। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की अगर बात करें तो एक्चुअली बहुत शॉर्टर एक्टिंग ड्रग्स है और कांस्टेंट IV इन्फ्यूजन से दी जानी पड़ती है, इसलिए ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज की ट्रीटमेंट में यूज़फुल है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है इसके बारे में, वो है इसका सोल्यूशन बनाना। इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशंस के तौर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि अदरवाइज़ इसे रख दिया जाए तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, और लाइट्स के प्रति ये बहुत सेंसिटिव है, तो अगर लाइट में रखा जाए तो भी अनस्टेबल हो सकता है, तो इसलिए अंबर कलर की बॉटल में कवर्ड करके रखा जाता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अगर प्रोलॉन्ग एडमिनिशन किया जाए नाइट्रोक्लोराइड का, अगर लंबे समय तक एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, तो उसके अंदर साइनाइड टॉक्सिसिटीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि थायोसाइनाइड के रूप में ये जमा होता है, और साइनाइड टॉक्सिसिटीज़ इसमें हो सकती है, स्पेसिफिकली अगर किसी पेशेंट्स को किडनी फंक्शंस ऑल्टरेशंस हैं तो। इससे हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, क्योंकि थायोसाइनेट जमा होता है, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, ठीक है, वो एंटी थायरॉयड कंपाउंड है, और इसलिए ये प्रेगनेंसी के अंदर कंट्रा इंडिकेटेड मेडिकेशंस हैं। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स थे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के बारे में। एक नई मेडिकेशंस भी आई है मार्केट में जिसका नाम है रियोसिगुआत। ये भी ग्वानिलाइल साइक्लेज का सिमुलेशंस करती है, और ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन, स्पेसिफिकली क्रोनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशंस में यूज़फुल मेडिकेशन है रियोसिगुआत। अब बात कर लेते हैं लास्ट वासोडाइलेटर ग्रुप, दैट इज़ D1 रिसेप्टर को अगर एगोनिस्टिकली काम किया जाए, जो डोपामिन एगोनिस्टिक ड्रग्स हैं, जो डोज डिपेंडेंट एक्शन हमने डोपामिन की देखी थी, इसके अलावा भी एक डेडिकेटेड ड्रग बनाई गई है जो D1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, वो है फिनाल्डोपाम। तो ये जो है पेरिफेरल आर्टरीज जैसे हमने बात की उसको डायलेट करती हैं, IV दिया जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में दिया जाता है, ठीक है।
और ये स्पेशली जैसे हमने बात की, जो D1 रिसेप्टर्स पेरिफेरी में रीनल वास्कुलेचर जो है उसको डायलेट करते हैं, तो इसलिए रीनल परफ्यूजन बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, अगर किसी पेशेंट्स को रीनल डिसफंक्शन है तो इसमें ज़्यादा यूज़फुल है। एक और क्लासिकल वाजोडाइलेटरी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एंजाइना वाले टॉपिक में हमने इसमें डीपर देखा हुआ है। ये क्या करते हैं कि जो एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स हैं इसे ब्लॉक करते हैं। एक्चुअली जो कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर होते हैं उसे मोटा मोटा दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं डाईहाइड्रोपिरिडिन्स और एक होता है नॉन DHPs, नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन। और जो प्रैक्टिकल वे में क्लासिफिकेशन है, डाईहाइड्रोपिरिडिन में हमें पता है कि एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, ठीक है। तो इस टाइप की डिपिन वाली मेडिकेशंस एंड होती है, इसमें होती हैं डिल्टीएजम और वेरापामिल, ये दोनों मेडिकेशंस होती है जो नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन होती है। डाईहाइड्रोपिरिडिन ज़्यादा सिलेक्टिवली होता है वेस्क्यूलेचर के प्रति, जो वेस्क्यूलेचर स्मूथ मसल्स हैं उसके प्रति ज़्यादा सिलेक्टिव है। और नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन जो सिलेक्टिव है वो कार्डियक जो नोडल टिश्यूज़ है उसके प्रति ज़्यादा सिलेक्टिव है। डायहाइड्रोपिरिडिन्स का मेन रोल है वाजोडाइलेशंस करके बीपी फॉल करना, और नॉन डायहाइड्रोपिरिडिन्स का मेन रोल है किसी भी प्रकार से हार्ट रेट और कंडक्शंस को लो करना। सो दोनों का मैकेनिज्म अलग है। ये कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, ये सब स्पेसिफिकली हार्ट रेट कंडक्शन ये सब कम करके नॉन डायहाइड्रोपिरिडिन्स काम करते हैं, जबकि डायहाइड्रोपिरिडिन्स वाजो डायलेटरी फॉर्म के रूप में इफेक्टिव है। तो नॉन डायहाइड्रोपिरिडिन से एक्चुअली हार्ट रेट कम होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, जबकि यहाँ पे अगर शॉर्टर एक्टिंग डायहाइड्रोपिरिडिन दिया जाए तो एक्चुअली रिफ्लेक्सली हार्ट रेट बढ़ते हैं। वो चीज़ हमें याद रखनी है। जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो नॉन डायहाइड्रोपिरिडिन, जैसे हमने बात की थी कि हार्ट रेट कम होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, इसलिए किसी भी प्रकार की पार्शियल ब्लॉक वाली कंडीशंस में ना दे। और जबकि ये इनसे क्या होता है कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है, और डिपेंडेंट पार्ट में ईडीमा होता है, तो ईडीमा, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी चीज़ें भी इससे पाई गई है। तो ये मेन उसकी ओवरऑल डिफरेंसेस हैं। जैसे हमने बात की कि एक डाईहाइड्रोपिरिडिन ग्रुप है जिसमें निफेडिपिन, निकार्डिपिन, निमोडिपिन, काफ़ी सारी डिपिन वाली मेडिकेशंस अभी अवेलेबल हैं। एम्लोडिपिन बहुत ही कॉमन मेडिकेशन, फेलोडिपिन ये है। जबकि नॉन डायहाइड्रोपिरिडिन ग्रुप ये दो है जिसमें फिनाइल एल्कलीनामाइन केमिकल नेम है, जिसमें वेरापामिल ड्रग है, और बेंजोथाइजिपिन्स जिसमें डिल्टीएजम मेडिकेशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसे नॉन डायहाइड्रोपिरिडिन्स भी कहा जाता है, और ये है डायहाइड्रोपिरिडिन्स। तो वेरापामिल, डिल्टीएजम, जैसे हमने बात की कि कार्डियो डिप्रेसेंट एक्शन इसकी ज़्यादा है, जबकि डायहाइड्रोपिरिडिन्स रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कहता है अगर शॉर्टर वाली एक्टिंग वाली दवा दी जाए तो, ठीक है। सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन से इस प्रकार का रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कम होता है। अब स्पेसिफिकली कुछ डायहाइड्रोपिरिडिन्स की बात की जाए तो उसमें एक निकार्डिपिन करके है। जो निकार्डिपिन है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग और पेरेंट्रल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, और इसीलिए हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में इसे यूज़ किया जाता है। अब नई मेडिकेशन भी आई है हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में, दैट इज़ क्लेविडिपिन, इसको भी अप्रूव की गई है। निमोडिपिन है, निमोडिपिन वो सेरेब्रो सिलेक्टिव वाजोडाइलेटर है। तो जब भी सबएरेक्नोइड हेमरेज होता है और उसके बाद कंपनसेटरी ट्रेमेंडस वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए एज अ वाजोडाइलेटरी मेडिकेशन निमोडिपिन यूज़ की जाती है। वेरापामिल, जैसे हमने बात की थी कि कार्डियो डिप्रेसेंट एक्शंस हैं हार्ट के अंदर, तो इसीलिए इसका जो यूज़ होता है वो बेसिकली हार्ट रेट कम करने वाली सिचुएशंस में यूज़ होता है। और जैसे हो गई एंजाइना या फिर एरिथमिया, जो सुप्रावेंटिकुलर एरिथमियास होता है, ठीक है, हाइपरटेंशन, इससे भी कंट्रोल होता है, लेकिन कंपैरेटिवली डायहाइड्रोपिरिडिन ज़्यादा इफेक्टिव है। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसमें भी यूज होता है। डिल्टीएजम की भी काइंड ऑफ सिमिलर ही इफेक्ट है हार्ट के ऊपर, लेकिन थोड़ी लेसर है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अच्छे हैं, काफ़ी बेनिफिट है इसके, स्पेशली कंपेयर किया जाए बीटा ब्लॉकर्स से। तो बीटा ब्लॉकर्स से तो ये काफ़ी अच्छे हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। किस किस प्रकार से? क्योंकि एल्डरली पेशेंट्स के लिए काफ़ी सूटेबल है बीटा ब्लॉकर्स। अस्थमा, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़, माइग्रेन, वो सब में स्पेसिफिकली अस्थमा और पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़, इवन डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया, उसमें नहीं दिया जा सकते थे जब भी मेटाबॉलिक कंडीशन से। इवन डायूरेटिक्स भी नहीं हम लोग यूज़ करते। तो इस सिचुएशंस में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अच्छे निकल के आते हैं। प्रेगनेंसी में भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बहुत अच्छे निकल के आते हैं। अगर आप वेरापामिल और डीटीएसएम का यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे हमने बात की थी कि ऐसी कोई भी पेशेंट में कंडीशन हो कि जहाँ पे उसका हार्ट रेट कम हो, जैसे सिक साइनस सिंड्रोम, या फिर इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ही कम हो गया हो, CHF हो, तो
और या फिर बीटा ब्लॉकर्स की जो ऑलरेडी हार्ट रेट कम करवाते हैं। तो इन तीनों के साथ इस प्रकार के कार्डियो डिप्रेसेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ना यूज़ करें। एक्चुअली किसी भी प्रकार की कार्डियो डिप्रेसेंट दो ड्रग कंबाइन करना उचित नहीं है। चलिए तो अब बात करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप ऑफ ड्रग के बारे में जो हाइपरटेंशन में बहुत कॉमनली यूज़ की जाती हैं, स्पेशली हमारे इंडियन सेटअप में। वो है ड्रग्स जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे काम करती है। अब हमें पता ही है कि जब भी रेनिन का रिलीज़ होता है, क्यों होता है रेनिन का रिलीज़, क्योंकि जब भी ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो बीटा वन सेल जो है वो स्टिमुलेट करते हैं रेनिन को, और जो रेनिन है वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, और 1 जो है 2 के अंदर कन्वर्ट होता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये सबसे ख़राब चीज़ है बॉडी के अंदर, और वो रिस्पॉन्सिबल है वाजो कंस्ट्रिक्शंस और फ्लूइड रिटेंशन के लिए, ऐसा समझिए। और जो एंजियोटेंसिन 2 है वो प्रोड्यूस होता है एक तो एंजियोटेंसिन 1 में से, और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो एंजाइम है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और दूसरा भी कुछ पाथवे हैं जिससे भी एंजियोटेंसिन 2 क्रिएट होता है, वो है नॉन एस पाथवे। तो एस पाथवे और नॉन एस पाथवे दोनों की मदद से एंजियोटेंसिन 1 है जो 2 में कन्वर्ट होता है। अब क्यों एंजियोटेंसिन 2 ख़राब है? क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है, जनरली 81 और दूसरे होते हैं 82 रिसेप्टर। लेकिन 82 रिसेप्टर्स का इतना क्लिनिकल रोल नहीं है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी कंपैरेटिवली एक प्रोटेक्टिव रोल है, एक अच्छा रोल है। लेकिन 81 के ऊपर काम करना वो बुरा चीज़ है। जब भी 81 के ऊपर काम करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो डायरेक्ट वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है। सो डायरेक्ट वाजो कंस्ट्रिक्शन से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है, और और ब्लड प्रेशर बढ़ता है टीपीआर बढ़ के। और दूसरा ये क्या कम करता है, अल्डोस्टेरोन का रिलीज़ करवाता है, और अल्डोस्टेरोन क्या करता है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करता है। तो इससे इवेंचुअली क्या होता है कि जो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। तो ये दोनों चीज़ हैं जिसकी वजह से जो एंजियोटेंसिन 2 है उसकी ख़राब इफेक्ट आती है। अब किस प्रकार से हम लोग ये कंट्रोल कर सकते हैं, तो हर एक स्टेप पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम कर सकते हैं कि रेनिन का ही रिलीज़ बंद कर दे। तो रेनिन रिलीज़ बंद करने के लिए हमारे पास ड्रग है जिसका नाम है एलिसकिरेन, रेमिकिरेन, किरेन करके ड्रग है। फिर ACE इनहिबिटर, जो ACE एंजाइम है जो मेन कल्प्रिट है, उसे बंद कर दे, जो है एनालेप्रिल और लिसिनोप्रिल। लेकिन ये दोनों ड्रग इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। स्पेसिफिकली एस इनहिबिटर्स तो वैसे काफ़ी सक्सेसफुल हुई, लेकिन जैसे जैसे पता चला कि दूसरा भी पाथवे है जिससे इवेंचुअली एंजियोटेंसिन 2 बन सकता है, ये दूसरा पाथवे है, तो इसीलिए अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्यों ना हम लोग ये रिसेप्टर्स को ही बंद कर दें। तो इसीलिए जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग है जिसमें लॉसार्टान, वालसार्टान, ये सबसे इफेक्टिव ड्रग्स हैं। किसी भी प्रकार से एंजियोटेंसिन 2 बनता है तो रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से अब उसका एक्शन नहीं आ पाता। और फिर हमें पता है कि अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स का एंटागोनिस्ट के तौर पे हमारे पास ऑलरेडी एक डायूरेटिक है जिसे पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, स्पाइरोनोलैक्टोन या फिर एप्लेरानोन कहा जाता है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के डिफरेंट स्टेप्स को इनहिबिट करती है। तो पहले समझते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। इसे एस इनहिबिटर्स भी कहा जाता है, जो प्रिल से एंड होते हैं। बहुत ही क्लासिकल ड्रग्स हैं, कैप्टोप्रिल, एनालेप्रिल, फिर उसके बाद डेवलप हुई फर्स्ट जनरेशन कैप्टोप्रिल थी, उसके बाद एनालेप्रिल, लिसिनोप्रिल, अभी रेमिप्रिल बहुत ही यूज़ में आ रही है, नई कुछ ड्रग्स हैं। तो ये प्रिल से एंड होने वाली ड्रग्स हैं। अभी कैप्टोप्रिल जैसे हमने कहा था कि एक प्रोटोटाइप ड्रग है, और जो नई एस इनहिबिटर्स में क्या डिफरेंस है कि कैप्टोप्रिल की पोटेंसी बहुत कम थी। दूसरी चीज़ की क्विक एक्शंस थी और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थी। जब भी क्विक एक्शन और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि फटाफट ब्लड प्रेशर कम होता है। तो इसीलिए कई बार आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, जैसे प्राजोसिन हो गई अल्फा ब्लॉकर्स में। तो ऐसी ड्रग्स से पोस्चरल हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। तो इससे भी फास्ट ऑनसेट और शॉर्टर एक्शंस की वजह से पोस्चरल हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलता था। और जो फूड होता था जीआई ट्रैक में, वो फूड के साथ इंटरफियरेंस करता था, इसीलिए उसका अब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली कम था। तो ये जो कमियां थी वो नई एस इनहिबिटर्स, नई जनरेशन वाली एस इनहिबिटर्स में दूर हुई, और कंपैरेटिवली लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स बनाई गई। इसमें से अगर आपको एमसीक्यू के तौर पे पूछे तो जो पेरिंडोप्रिल है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है, कैप्टोप्रिल शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है। ये एमसीक्यू बहुत ही बार पूछते हैं कि देखिए प्रो ड्रग्स, तो ऑल एस इनहिबिटर्स, जो सभी एस इनहिबिटर्स है ना वो प्रो ड्रग है एक्सेप्ट दो, दैट इज कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल।
तो CL आप याद रखिए, कैप्टोनोप्रिल और लिसिनोप्रिल के सिवा सब प्रो ड्रग्स हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें से पूछते हैं एनालेप्रिल के बारे में। जो एनालेप्रिल है वो अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है जिसका नाम है एनालेप्रिल लेट, और एनालेप्रिल लेट भी एक मेडिकेशंस के तौर पे अवेलेबल है, एक सेपरेट ड्रग के तौर पे अवेलेबल है, जो आईवी रूट से इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ की जाती है। तो ये भी एमसीक्यू कई बार इसमें से पूछता है। तो एसी इनहिबिटर्स की यूजेस हमें पता ही है, जैसे ये आर्टरीज वेन्स दोनों पे काम करते हैं और ग्रेजुअली ब्लड प्रेशर फॉल करते हैं। तो इसीलिए हाइपरटेंशन में अभी ऑलमोस्ट इंडिया में आप देखेंगे तो नई मेडिकेशंस के तौर पे, इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस के तौर पे अगर न्यू हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है तो यूज़ की जाते हैं। जो दूसरा यूज़ होता है ये एसी इनहिबिटर्स का वो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। ऑब्वियसली जैसे हमने बात की थी वो चैप्टर में भी, कि जो रीमॉडलिंग की प्रोसेस है, वो रीमॉडलिंग की प्रोसेस अगर आपको बंद करनी है तो क्या तो आपको जो सिंपैथेटिक फ्लो है उसको कट ऑफ करना पड़ेगा बीटा ब्लॉकर से, या तो फिर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसमें भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन पोस्ट एमआई, अगर आपको अच्छे से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है और पेशेंट का लॉन्गेटिविटी बढ़ाना है तो इफ़ेक्टिव है। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस, जब भी पेशेंट्स को हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ है तो ऐसा माना जाता है कि डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस कम करने में, जैसे न्यूरोपैथी, रेटाइनोपैथी या फिर किडनी के ऊपर जो भी एडवर्स इफेक्ट होती है डायबिटीज़ की, वो कम करने में इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर पेशेंट विथ डायबिटीज़ हैं तो एस इनहिबिटर्स बहुत ही अच्छी मेडिकेशंस है। और एक स्क्लेरोडर्मल क्राइसिस होते हैं, जो उसमें भी एंजियोटेंसिन 2 का रोल होता है, तो वो कट ऑफ करने के लिए स्क्लेरोडर्मा वाले पेशेंट्स में भी ये यूज़ की जाती है। तो ये कुछ कार्डियक और नॉन कार्डियक यूज़ हैं एसी इनहिबिटर्स के। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात कर ले तो बहुत जो क्लासिकल चीज़ एसी इनहिबिटर्स से होती थी, स्पेशली जो कैप्टोप्रिल से होती थी, वो ही ड्राई कफ और एंजियोइडीमा। अब क्यों ये होता है, क्योंकि वो जैसे हमने बात की कि एस नामक एंजाइम को इनहिबिट तो करते हैं, साथ में ये लोग एस इनहिबिटर्स इस एंजाइम को इनहिबिट करने से क्या होता था कि ब्रेडिकाइनिन का मेटाबॉलिज्म भी कम होता था। तो इसीलिए ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ जाता था, और ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ने की वजह से फ़ायदा भी होता था, नुकसान भी होता था। फ़ायदा ये होता था कि ब्रेडिकाइनिन एक वाजो डायलेटरी सब्सटेंस है, तो उससे वाजो डायलेशन एडिशनल एक्टिविटी भी मिलती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन नुकसान ये होता था कि ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ने से थोड़ी एलर्जिक सिचुएशन जैसा क्रिएट होता है, जिसमें कफिंग और एंजियोइडीमा ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ना, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म इससे ही होता है, तो वो बंद होता है तो ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ता है और इससे ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है। दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है हाइपरकेलेमिया। तो हाइपरकेलेमिया जो है वो बहुत ही कंसर्न चीज़ है, स्पेसिफिकली जब आप दूसरी मेडिकेशन देते हो। तो जब भी एडिशनल पोटेशियम सप्लीमेंट्स अगर देते हो या फिर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक देते हो, तो ऑलवेज़ याद रखना है कि एस इनहिबिटर्स उस सिचुएशन में ना चल रही हो, अदरवाइज आपको हाइपरकेलेमिया हो सकता है। दूसरा होता है डिस्ग्यूसिया, जिसे टेस्ट ऑल्टरेशंस कहते हैं, और रैशेज भी होते हैं। बहुत ही कई बार ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा है कि रीनल फेलियर होता है इफ़ उसे बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में यूज़ किया जाए तो, ठीक है। क्यों, क्या होता है कि अगर रीनल आर्टरी जो है वो किडनी को सप्लाई करती है, अगर उसमें स्टेनोसिस होता है तो अभी क्या होता है कि उस सिचुएशंस में जो प्रेशर और जो किडनी का प्रेशर मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, तो अभी फिल्ट्रेशन हो पाएगा। लेकिन जब उस सिचुएशंस में आप एसी इनहिबिटर्स देते हो तो वो प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है, तो फिल्ट्रेशन नहीं होता है, तो कंडीशन वर्स हो जाती है। तो इसलिए बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वाले जो भी पेशेंट है उसमें ये नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो एस इनहिबिटर्स बहुत अच्छी मेडिकेशन है, लेकिन ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे प्रेगनेंसी हो गए, बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गए, और जब भी एडवांस किडनी फेलियर जैसी सिचुएशंस या फिर क्रिएट का लेवल ज़्यादा है, 3.5 mg/dl से ज़्यादा है, तो उस सिचुएशंस में अच्छी मेडिकेशंस होने के बजाय हम नहीं यूज़ कर सकते। तो इसीलिए इससे ज़्यादा अच्छे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स बने। और इसमें हमने जैसे बात की थी कि ये एंजियोटेंसिन 1 जो है वो जो 81 रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं उसको ये ब्लॉक करते हैं, जिसमें सार्टान से एंड होने वाली मेडिकेशन है, वाल सार्टान, लॉसार्टान, इरबे सार्टान, कैंडे सार्टान, टेलमी सार्टान। तो
अभी ये बहुत ही कॉमन यूज्ड मेडिकेशन है टेलमीसार्टन, ये 81 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। डिफरेंस एस इनहिबिटर्स और इसमें यही है कि किसी भी प्रकार से एस ऐसा माना गया है कि जो एसी पाथवे है इसके अलावा भी और पाथवे है जिसकी मदद से एंजियोटेंसिन का प्रोडक्शन होता है। तो ये किसी भी प्रकार से एंजियोटेंसिन का प्रोडक्शन हो, वो जो रिसेप्टर्स के ऊपर काम करके ख़राब इफेक्ट करता है उसको ब्लॉक कर देती है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे किसी भी प्रकार का कफ और एंजियोइडीमा नहीं होता है, तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के से ऑलमोस्ट एसी इनहिबिटर से इफ़ेक्टिव है। अदरवाइज़ इसके जो इंडिकेशंस है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, एडवर्स इफेक्ट है, वो सब सेम ही है, एसी इनहिबिटर्स जैसे ही हैं, लेकिन सिर्फ उससे जो कफ और एंजियोइडीमा होता था ये कंपेरेटिवली कम होता है। लॉसार्टन जैसे हमने बात की उसका एक एक्टिव मेटाबोलाइट भी प्रोड्यूस करता है और एडिशनल एंटी प्लेटलेट एक्शंस भी है, क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 का एंटागोनिस्टिक एक्शन है। तो ये एक एडिशनल एक्टिविटी आप याद रखें, ये कई बार एमसीक्यू में पूछते हैं। तो लॉसार्टन जो है उसमें एडिशनल एंटी प्लेटलेट एक्शंस है और माइल्ड यूरिकोज यूरिक इफेक्ट भी है, तो ये एक अच्छी बात है। टेलमीसार्टन जो यूज़ होता है उसमें एडिशनल पीपीआर गामा एगोनिस्टिक एक्टिविटी है। तो अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स भी है, जैसे हमने बात की थी ऑलरेडी, डायबिटिक वाले पेशेंट्स में ये कॉम्प्लिकेशंस कम करते हैं एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, लेकिन एडिशनल टेलमीसार्टन में ये एक्टिविटी भी है, इसलिए डिसग्लाइसेमिक वाले पेशेंट्स में बेनिफिट है। टेलमीसार्टन दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, तो आपको एक ही बार दिन में लेना पड़ता है। इप्रोसार्टान है ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग एआरवी है, तो ज़्यादा नहीं यूज़ होता। तो टेलमीसार्टन इसीलिए ज़्यादा यूज़ होता है कि सबसे इफ़ेक्टिव है, एडिशनल एक्टिविटी है और लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। अभी हम ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो जीएनसी 8 के हिसाब से इस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है कि प्री हाइपरटेंशन का 20 जो सिस्टोलिक है उसमें 20 का रेंज रखा जाता है, 120 टू 140, 140 टू 60 ऐसा ही कह सकते हैं, और 160 से ज़्यादा, जबकि डायस्टोलिक में 10-10 का ही गैप है। तो आप समझे कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कई बार कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि सर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वैसे तो हमें पता ही है, लेकिन मैं रफ शब्दों में बताऊं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो है कि सिस्टोल के दरमियान जब भी हार्ट कंप्रेस होता है तो उस टाइम पे जो ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर जो लोड पड़ता है, जो प्रेशर होता है, तब जो नापते हैं उस टाइम पे वो पॉइंट पे, तो उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब डायस्टोल होता है, जब हार्ट में फीलिंग होती रहती है, अब उस टाइम पे ब्लड वेसल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हार्ट का फीलिंग होता है, हार्ट रिलैक्स होता है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे ड्यूरिंग डायस्टोल भी अगर हमारा जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका टोन कितना है वो नापे, तो उसे कहते हैं वो पॉइंट पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसीलिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर जाए तो आपको मेडिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गोल क्या रखा है जीएनसी ने, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जीएनसी से डिस्कस करते हैं। तो अगर 60 से नीचे के हैं तो गोल ये है कि 140-90 से कम किसी भी प्रकार से हमें ब्लड प्रेशर लाना है। अगर एल्डरली पेशेंट है तो उसे कोमॉर्बिड सिचुएशंस होने के चांसेस हैं। अगर एल्डरली पेशेंट्स हैं तो उस सिचुएशंस में हम क्या करते हैं कि एल्डरली सिचुएशन है जो 60 से ज़्यादा एज है, उसको किसी भी प्रकार का अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उसमें हम उसे 150-90 का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन उसे है किसी भी प्रकार का किडनी डिसीज़ है या फिर डायबिटीज़ है या बोथ है या ऐसी कुछ कोमॉर्बिडिटी है, तो उस टाइम पे आपको स्ट्रिंजेंट 140-90 के अंदर ही रखना है। तो जेएनसी ने बहुत क्लियर कट गाइडलाइन दिया है कि 60 से कम वाले पेशेंट्स में कैसे मेंटेन करना है और 60 से ज़्यादा वाले पेशेंट्स में कैसे मैनेज करना है। दूसरी बात, जो बीटा ब्लॉकर्स पहले ऐसा माना जाता था कि ABCD, एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायूरेटिक्स, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, लेकिन इसमें से अब बीटा ब्लॉकर जो है वो निकल गया है। क्यों? क्योंकि इससे मोर्टालिटी के चांसेस बढ़ते थे। बीटा ब्लॉकर्स में वैसे ही वो ड्रग्स जो है, वैसे तो फर्स्ट जनरेशन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स अच्छी है, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं, हाइपरलिपिडेमिक पेशेंट्स हैं, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज पेशेंट है, अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं, वो सभी में दिक्कत होती थी। प्लस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी इसके काफ़ी थे, इंटरैक्शंस भी काफ़ी थी, तो इसीलिए फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स हैं उसमें से बीटा ब्लॉकर को निकाल दिया गया है। तो बाकी की जो ड्रग्स हैं, एस इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स, ऐसे फर्स्ट लाइन ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर आप सिंपैथोलाइटिक मेडिकेशंस जो हमने बताई थी, जो सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो कट ऑफ करता है, या फिर एडिशनल वासोडाइलेटर मेडिकेशंस है, उनको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यूज़ कर सकते हैं।
किसी भी पेशेंट्स में एसी इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स साथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे ही दोनों काम करते हैं, तो एडिशनल एक्टिविटी हो जाएगी, तो साथ में नहीं देना चाहिए। एसी इनहिबिटर्स और एआरबीज को अगर जैसे हमने बात की कि किसी भी प्रकार के एथनिक बैकग्राउंड है लेकिन उसमें किडनी इन्वॉल्व है, तो उसमें सबसे इफेक्टिव मेडिकेशंस है, उसमें सबसे इफेक्टिवली काम करते हैं एसी इनहिबिटर्स और एआरबी। जबकि अफ्रीकन पेशेंट्स हैं, जैसे हम देखिए ब्लैक पेशेंट, ब्राउन पेशेंट्स हैं, और जिसको किडनी डिसीज़ नहीं है, तो उस पेशेंट्स में आप डाईयूरेटिक्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को भी यूज़ करें। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो जीएनसी ने बताई है कि हाइपरटेंशन में कॉस्ट इफेक्टिव अच्छी मेडिकेशन वो लोग बताते हैं, दैट इज़ थायजाइड्स। और स्टैंडर्ड बुक्स में भी ऐसा ही दिया गया है कि थायजाइड एक अच्छी मेडिकेशन है, लेकिन उसमें भी आपको मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। अगर इमरजेंसीज हो जाए, मीन्स कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा चला जाए, 220 या उससे ज़्यादा चला जाए, तो उस टाइप की सिचुएशंस में, या फिर उसके साथ साथ कोई दूसरे ऑर्गन डैमेज हो, स्ट्रोक हो, वैसे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, तो उस टाइम के अंदर जीएनसी ने नाइट्रोप्रोसाइड बताया है, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ की जाती है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, तो उसमें मिथाइल डोपा सेफ है, लेकिन ओरल लाबेटालॉल भी दे सकते हैं। और प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो जाती है, तो उसमें हाइड्रोलाजिन जैसी वासोडाइलेटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आईवी लाबेटालॉल यूज़ करते हैं। तो लाबेटालॉल को प्रेगनेंसी में ज़्यादा प्रेफरेंस है ना, प्रैक्टिकल सेंस दिया जाता है। वैसे मिथाइल डोपा और हाइड्रोलाजिन भी सेफ है। प्रेगनेंसी की बात है तो ऐसे ही मान लेते हैं कि कौन कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी में सेफ़ है। जैसे हमने बात की कि कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, स्पेशली लाबेटालॉल का काफ़ी यूज़ किया जाता है, वो सेफर मेडिकेशन है। वैसे प्रीफर्ड ड्रग के तौर पे, ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे मिथाइल डोपा है। क्लोनिडीन भी वैसे सेफ़ है प्रेगनेंसी में। और अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करें, तो उसमें भी जो वाजोडाइलेटरी डाइहाइड्रोपिरिडिन्स हैं, जैसे एसआर रिलीज निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, वो भी इफेक्टिव है। हाइड्रोलाजिन हमने बात की ही है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में प्रेगनेंसी में दी जाती है। एंड अदर अल्फा ब्लॉकर्स, प्राजोसिन भी यूज़फुल है। इसमें किसी भी प्रकार के एसी इनहिबिटर्स, डायूरेटिक्स नहीं यूज़ होते, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में।